ऊष्मागति के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हमने रिवर्सिबल तथा इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में अध्ययन किया और उनके मध्य तुलनात्मक अध्ययन कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या अंतर है, क्या संबंध है के बारे में अध्ययन किया है। आज हम प्रथम नियम थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम की तरफ चलते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह ऊष्मागति का प्रथम नियम है। अब उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक सिंपल सा प्यारा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे ही आपने बिजली का स्विच दबाया, बल्ब ऑन हुआ, तो आपने विद्युत ऊर्जा उसमें प्रवाहित की, बल्ब जला, तो उसमें आपको प्रकाश ऊर्जा मिली और बल्ब के चारों तरफ का जो है एरिया थोड़ा गर्म महसूस होता है, अर्थात वो कुछ मात्रा उसमें कन्वर्ट होती है हीट में। तो हमने देखिए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट किया, खत्म नहीं किया ऊर्जा। इसे ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी करते हैं। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम भी, अर्थात पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा बिल्कुल निश्चित होती है। इस नियमानुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित होती है। किसी तंत्र को क्यों ऊष्मा दी जाए तो इसके द्वारा W कार्य किया जाएगा। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ पे कल्पना की एक तंत्र की, उस तंत्र को हमने क्यों ऊष्मा दी। क्यों ऊष्मा देने पर तंत्र के द्वारा कोई कार्य किया जाएगा, अर्थात तंत्र में कोई काम होगा और उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो यह ऊष्मा डिपेंड करती है, आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित करती है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ऊष्मा जो दी गई है प्लस किया गया कार्य। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इक्वल टू दी गई ऊष्मा प्लस कार्य, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऊष्मा और किए गए कार्य के योग के बराबर होगा। जहाँ पे डेल ई है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, जिसे ई एफ माइनस ई आई द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आंतरिक ऊर्जा में अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा। डब्ल्यू यहाँ पे कार्य को अभिव्यक्त करता है, क्यों यहाँ पे दी गई ऊष्मा के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। तो इस तरीके से हम ऊष्मा, दी गई ऊष्मा के द्वारा तंत्र के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। इस नियम के अनुसार देखिए यहाँ पे दी गई ऊष्मा दो चीज़ों में कंज्यूम होती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य में। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अवकलन रूप, ये तो थ्योरेटिकल हमने देखा है, अब अवकलन रूप देखेंगे। देखिए Q एंड W पथ फलन होते हैं, हमें पता है। पाथ फंक्शन होते हैं ऊष्मा और कार्य, और यहाँ पे डेल ई अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन स्टेट फंक्शन होता है। इसलिए यथातथ अवकलन के लिए डी ई को ऐसे चरों से संबंधित करेंगे जो अवस्था फलन हो, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसको हमें ऐसे चरों से संबंधित करना पड़ेगा जो कि स्टेट फंक्शन हो, क्योंकि Q और W तो पाथ फंक्शन है। तो ये जो है ताप, दाब और आयतन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रारंभ करते हैं। आयतन स्थिर करने पर तंत्र की ऊर्जा P व T पर निर्भर करता है। अगर हम आयतन को स्थिर कर दें तो बचा ताप और दाब, तो ताप और दाब के ऊपर निर्भर करेगा तंत्र की ऊर्जा। तो E तंत्र की ऊर्जा इक्वल टू एफ पी टी, अर्थात तंत्र की ऊर्जा निर्भर करती है प्रेशर और टेम्परेचर पर। इसका हमने अवकलन करना, तो यह होगा
कांस्टेंट टेम्परेचर पर अवकलन dE अपॉन dP ब्रैकेट T dP प्लस dE अपॉन dt ब्रैकेट P dt। यहाँ पे प्रथम पद स्थिर ताप पर दाब के साथ ऊर्जा में परिवर्तन और द्वितीय पद रिप्रेजेंट करता है स्थिर दाब पर ताप के साथ ऊर्जा में परिवर्तन को। अब लेते हैं हम दाब स्थिर रखते हैं। प्रारंभ में हमने लिया था इस आयतन स्थिर रख के किया था। अब हम दाब को स्थिर रखते हैं तो तंत्र की ऊर्जा आयतन और ताप के ऊपर निर्भर करेगी। तो तंत्र की ऊर्जा है ब्रैकेट VT अर्थात वॉल्यूम और टेम्परेचर, क्योंकि दाब को हमने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। तो तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन dE इक्वल टू dE अपॉन dV ब्रैकेट T dV प्लस dE अपॉन dt ब्रैकेट V dt। यहाँ पे जो प्रथम पद है अर्थात dE अपॉन dV ब्रैकेट T dV, यह रिप्रेजेंट करता है स्थिर ताप पर आयतन के साथ ऊर्जा में परिवर्तन को। इसी तरीके से जो द्वितीय पद है अर्थात द्वितीय पद dE अपॉन dt ब्रैकेट V dt, यह रिप्रेजेंट करता है, अभिव्यक्त करता है द्वितीय पद स्थिर आयतन पर ताप के साथ ऊर्जा में परिवर्तन को। अब लेते हैं आंतरिक ऊर्जा, क्योंकि हमने कार्य के साथ में आंतरिक ऊर्जा को प्रथम जो थर्मोडायनामिक्स के प्रथम नियम में देखा था कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन Q प्लस W को रिप्रेजेंट करती है। आंतरिक ऊर्जा होती क्या है उसके बारे में देखते हैं। किसी पदार्थ की वह निश्चित ऊर्जा की मात्रा जो पदार्थ की रासायनिक प्रकृति, संगठन, ताप, दाब वह आयतन पर निर्भर करती है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अर्थात किसी भी पदार्थ की वह एक निश्चित मात्रा, ऊर्जा की वह निश्चित मात्रा होती है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अर्थात वो कैसी प्रकृति का है, उसका संगठन क्या है, उसका तापमान क्या है, उसका दाब क्या है, उसका आयतन क्या है, इन सब पर निर्भर करती है और यह निश्चित होती है। इसे E के अथवा कई जगह U के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। ये अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन होता है। किसी भी पदार्थ अथवा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा का मान निश्चित होता है, तथा तंत्र की या सिस्टम का आंतरिक ऊर्जा का मान फिक्स होता है, निश्चित होता है। इसे तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पद द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब आंतरिक ऊर्जा डायरेक्ट याद नहीं की जा सकती, किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा सीधे याद नहीं कर सकते, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के द्वारा याद किया जा सकता है। अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर इसकी आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स में इसी का अध्ययन किया जाएगा। अब लेते हैं हम स्थिर आयतन। अगर हमने आयतन को स्थिर कर दिया है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब स्थिर आयतन कर दिया और उसकी आयतन ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होगा, तो यहाँ पे TE इक्वल टू FVT अर्थात ताप व आयतन का फलन है। तो DE इक्वल टू DE अपॉन DTV dt प्लस DE अपॉन DV ब्रैकेट T dV, जो ताप और आयतन का फलन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और अब हमें पता है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर DE इक्वल टू होता है Q प्लस W। W क्या है, यहाँ पे वर्क है, और वर्क किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, W इक्वल टू माइनस PdV अर्थात आयतन में परिवर्तन और दाब को मल्टीप्लिकेशन को कार्य कहते हैं। तो इसकी वैल्यू अब हम W की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी D इक्वल टू Q माइनस PdV। तो यहाँ पे हमें पता है हम एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे हैं, स्थिर आयतन पर। तो यहाँ पे आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 0। तो स्थिर आयतन पर dV बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे इक्वेशन DE इक्वल टू थर्ड की कन्वर्ट हो जाएगी, हमें माइनस PdV की जगह क्या रख देना, 0 रख देना। तो हो जाएगा DE इक्वल टू Q, इक्वेशन 4। तथा इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, ये है। अब इक्वेशन 1 में जो लास्ट
सेकंड स्टेप है डीवी। डीवी वाला पद भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ डी ई इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी ब्रैकेट वी डी टी। तो देखिए हमारे पास यही बचा हुआ डी ई इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी ब्रैकेट वी डी टी, अर्थात स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा तापमान के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है। इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करके देखते हैं, दोनों डी ई के इक्वल है, तो यहाँ पे ये जो पद हो जाएगा क्यू के इक्वल टू हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू डी अपॉन डी टी ब्रैकेट वी डी टी। अब यहाँ पे डी टी को इधर ला सकते हैं क्यू के तरफ, तो क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी ब्रैकेट। अब हमें पता है कि दी गई ऊष्मा को अगर तापांतर से डिवाइड किया जाता है तो वो हीट कैपेसिटी पे बदल जाता है। तो इसकी जगह हम क्यू अपॉन डी टी को सी वी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे सी वी क्या है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता अर्थात हीट कैपेसिटी। आयतन क्या है, स्थिर है। तो यहाँ पे डी ई को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू सी वी डी टी। और इसका अगर अवकलन करें तो डेल ई इक्वल टू टी वन टी टी टू सी वी डी टी। अब इक्वेशन 4 क्या है, यहाँ पे डी ई इक्वल टू डी वी, अर्थात स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। तो यहाँ पे देखिए स्थिर आयतन पर तंत्र को दी गई ऊष्मा उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। तो आज हमने देखा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है। ऊर्जा को एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। कार्य देखा, W बराबर माइनस पी डी वी होता है, कार्य होता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को समझा हमने, डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस W के द्वारा रिप्रेजेंट किया, और उसके हमने अवकलन समीकरण देखे। थैंक यू।